आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों पर मनोहर लाल खट्टर के बयान से बहस छिड़ गई है। खट्टर ने कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए इन लोगों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब डंकी रूट के जरिए गैर कानूनी तरीके से विदेश गए थे। डंकी रूट का मतलब है गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में घुसना। लोगों के हाथ में हथकड़ी लगाए जाने की बात पर खट्टर ने कहा कि हर देश का अपना कानून होता है और आप उससे बहस नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी देश में घुसे हैं वे अपराधी हैं। हमारे लोग समझाने के बाद भी इस रास्ते को चुनते हैं। हमें उनके लिए कोई भी सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। खट्टर ने इस रास्ते को नशे की लत जैसा बताया। उन्होंने कहा कि ये रास्ता नशे की लत जितना बुरा है। हमारे लोगों को ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इस बयान से आम आदमी पार्टी भड़क गई। आप प्रवक्ता नील गर्ग ने खट्टर के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि खट्टर का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के केंद्रीय मंत्री ने अपने ही युवाओं के प्रति ऐसा बयान दिया है। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी व कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गईं। इसके साक्ष्य भी एएसआई रिपोर्ट में दाखिल किए गए हैं। कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई, वहां उगी हुई झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया है। वहीं हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद कमेटी ने कुछ हिस्से को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। राजधानी दिल्ली में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के भविष्य में सुरक्षा समझौता करने की संभावना की तलाश कर रहा है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष का ये बयान उनकी पीएम मोदी से मुलाकात से पहले आया है। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक बड़ा बयान देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच इसी साल मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग सकती है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रहा ये समझौता अपनी तरह का खास और दुनिया में सबसे बड़ा सौदा होगा। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इन दिनों भारत दौरे पर आई हुई हैं। सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी के फैसले को वापस लेने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को गैरकानूनी बताया। ये फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरकारी विभागों से बड़ी तादाद में कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के पीछे अरबपति एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग का हाथ था। इस आदेश से हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब कोर्ट से इन कर्मचारियों को राहत मिली है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो ने कहा कि अगर अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ लगाए तो उसका जवाब तत्काल और कड़े तरीके से दिया जाएगा। उनका ये बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि कनाडा से अमेरिका में अवैध नशीली दवाओं का आयात हो रहा है और 4 मार्च से कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया। ट्रूडो ने इसे चुनौती देते हुए स्पष्ट किया कि कनाडा किसी भी प्रकार की धमकी का सामना करने के लिए तैयार है। दिल्ली के पूर्व सीएम और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी मार्लेना ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से सस्पेंड करने को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण के साथ जनादेश का अपमान बताया है। आतिशी ने चिट्ठी में लिखा कि माननीय अध्यक्ष जी, ये पत्र मैं अत्यंत पीड़ा और व्यथा के साथ लिख रही हूँ। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता और समानता होती है, लेकिन बीते दिनों में जो कुछ भी दिल्ली विधानसभा में हुआ वो केवल विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी कड़ा प्रहार है। विधायकों के 3 दिन के निलंबन को लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार बताते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से जवाब मांगा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार किया। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि ये आखिरी बार है जब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रहे, वो योग्य नहीं रह गए, वो अब थक चुके हैं। ना कोई विजन है उनके पास और ना कोई रोड मैप। नरेंद्र मोदी जी आए या कोई आए, बिहार को बिहार का बेटा और बिहारी ही मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कोई गुजरात का गुजराती आकर बिहार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। पुणे रेप केस के आरोपी दत्ता गाड़े को आखिरकार गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। रेप केस के आरोपी दत्ता गाड़े की तस्वीरें एनसीपी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीरों के मुताबिक दत्ता गाड़े अजीत पवार वाले एनसीपी गुट के विधायक मौली कटके के साथ कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई दिए। वहीं दूसरी तस्वीर में शरद पवार की एनसीपी गुट के विधायक अशोक पवार के जन्मदिन की तस्वीरों में भी नेताओं के साथ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर शिरूर विधायक मौली कटके ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि मेरा दत्ता गाड़े से कोई भी लेना देना नहीं है। जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है वो गलत है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी का अब ये सवाल उठने लगे हैं कि रेप केस के आरोपी दत्ता गाड़े का एनसीपी से आखिर क्या संबंध है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट शुक्रवार को पेश किया। इसमें 2.51 लाख करोड़ रुपए के राजस्व व्यय और 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि अनुमानित राजस्व घाटा लगभग 33,185 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा लगभग 69,926 करोड़ रुपए का है। बजट में पिछड़ा वर्ग घटक के लिए 47,456 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, जबकि स्कूली शिक्षा को 2025 से 26 के लिए 31,805 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए ये भी कहा कि अनुमानित राजस्व घाटा लगभग इतना तय किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया गया है कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय यानी कि ईपीएफओ ने शुक्रवार को 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा कर 8.25% की ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला लिया है। फरवरी 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। 2022-23 में ये ब्याज दर 8.15% था। ऐसे ही मार्च 2022 में ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए अपने 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर 4 दशक से अधिक के निचले स्तर 8.1% कर दिया था। शुक्रवार को बाजार खुलते ही बीएसई के इंडेक्स सेंसेक्स और एनएसई के इंडेक्स निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली। सुबह आंख खुलते ही निवेशकों को भारी झटका लगा। सेंसेक्स में एक समय में 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट आ गई थी, हालांकि बाद में ये थोड़ा सुधरा। सेंसेक्स 11:30 बजे तक लगभग 1000 पॉइंट यानी कि 1.28% गिरकर 73,660 पर पहुंच गया था, जबकि निफ्टी 2082 पॉइंट यानी कि 1.25% गिरकर 73,660 अंक पर पहुंच गया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में गिरावट की वजह से बाजार पर दबाव बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.